स्वागत है आपका डायलॉगस में। बिहार चुनाव का फर्स्ट फेज जिसमें कि प्रचंड वोटिंग हो रही है और पिछले 2020 के मुकाबले अगर तुलना करें तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार का जो वोटिंग पैटर्न है वो डिफरेंट है या पिछली बार से ज्यादा वोटिंग हो सकती है। फिलहाल बिहार चुनाव के फर्स्ट पेज में किस तरह से किसकी लीड दिख रही है और कौन पिछड़ रहा है, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। डिप्टी सीएम यानी कि दो डिप्टी सीएम की सीटों का क्या हाल है कि जिस तरह से विजय सिन्हा ने आरोप लगाए हैं कि उनके इलाके में आरजेडी की तरफ से कोशिश की गई है उनके मतदान केंद्रों पर बूथ कब्जा करने की या फिर लोगों को डिस्टर्ब करने की, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। जनसुराज कहाँ पे प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो कैसे इस चुनाव में पहले फेज में कैसे फेयर कर रही है, क्या उसका आंकड़ा है, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ ढेर सारे मेहमान, एक विशिष्ट पैनल जुड़ रहा है। प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह जो हिंदू कॉलेज से हैं, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, नोटेड पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। अनुकृति जो जुड़ रही है, जनसुराज की प्रवक्ता है जो जनसुराज से जुड़ी हुई है। और जनसुराज और प्रशांत किशोर इस फर्स्ट फेज में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगी। साथ ही राकेश रंजन जो पटना यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं वो जुड़ रहे हैं। और दो विशिष्ट पत्रकार जो शिवपूजन झा जो ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं पटना से, और प्रेम कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो कि अलग अलग इलाकों में बेगूसराय से लेकर मुंगेर के इलाकों में भ्रमण कर रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रोफेसर चंद्रचूड़ आपसे। आप इस पूरे चुनाव को और आज के वोटिंग पैटर्न को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम 2020 से इसका मुकाबला करें तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि ज्यादा वोटिंग हो रही है, क्योंकि पिछली बार तो कोविड भी था। लेकिन अगर ज्यादा वोटिंग होती है तो वो एक तरह से आप उसको किसके पाले में जाता हुआ दिख रहे हैं, और महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज को लेकर आपकी पहली टिप्पणी क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर ज्यादा वोटिंग हो रही है तो वो किसके पाले में जाएगा, ये तो अभी तक राजनीतिक विज्ञानियों की कोई ऐसी समझ नहीं हो पाई है कि ज्यादा वोटिंग से किसी को फायदा होता है या कम वोटिंग से किसको नुकसान होता है। ज्यादा वोटिंग का मतलब है लोकतंत्र की पाले में जा रही है, तो लोकतंत्र समृद्ध हो रहा है, लोकतंत्र मैच्योर है और लोकतंत्र सशक्त है। यही मुझे सैद्धांतिक तौर पर तो ये लगता है। बदलाव के लिए आप इसको निगेट करते हैं, बदलाव के लिए वोटिंग नहीं हो रही है? डेटा से ये बिल्कुल बहुत स्पष्टता साबित नहीं किया जा सकता कि अगर ज्यादा वोटिंग हो रहा है तो किसी एक को फायदा होगा या नुकसान होगा। ये तो अब रिजल्ट निकलने के बाद कोरिलेशन आप कर सकते हैं, परंतु रिजल्ट से पहले इसका करना एक अनुमान हो सकता है, कंजक्चर लगा सकते हैं, लेकिन आप उसको वैज्ञानिक विधि से स्थापित तो नहीं कर सकते। खैर, स्थिति जो भी हो, लेकिन अच्छी वोटिंग होना और ज्यादा वोटिंग होना, और मुझे खास करके लग रहा है कि महिलाओं की का जो मत प्रतिशत है अगर वो बढ़ता जा रहा है तो ये एक ट्रेंड ही है। और ये ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो लगभग 2005 के बाद 2010 के बाद जितने भी चुनाव बिहार में हुए, मोटे तौर पर देखेंगे कि महिलाएं जो हैं पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा मतदान करती रही हैं। मोटे तौर पर 4% से लेकर लगभग 7.5-8% का गैप रहा है। मतलब 2010, 2015, 2020 इन तीनों विधानसभा चुनाव को हम देखते हैं तो लगभग 4, साढ़े 4, 5 से लेकर 6-7% तक का भी आपको गैप नजर आएगा। इनफैक्ट 2024 के लोकसभा में भी महिलाओं ने पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा मतदान किया। और यही हम यही बिहार के नई राजनीति और बिहार के में जो हो रहा है वो एक नई कहानी भी हमको बताता है। और वो कहानी क्या है? देखिए, बिहार कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय का एक लेबोरेटरी रहा है, एक्सपेरिमेंटल लैंड है। जिस सामाजिक न्याय का आधार जातिगत व्यवस्था रही है, आप ये जानते हैं कि हालांकि जाति में भी शोषण है, उच्च जाति निम्न जाति के बीच में जो जो शोषण और शासन का संबंध है वो तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जाति अपने आप में पितृसत्तात्मक होती होती है। आज मुझे लग रहा है खास करके 2010 के बाद जिस प्रकार एक सुनियोजित तरीके से महिलाओं के लिए एक परियोजनागत तरीके से जिस प्रकार से बिहार की सरकार ने कार्य किया है, अब उसका परिणाम चाहे आगे जो भी हो, ऐसा नहीं है कि 14 तारीख के बाद अगर मान लीजिए किसी कारण से नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनती है, जो संभव है, वैसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि इस थियरी को रिफ्यूट कर दिया जाए। बट जो थियरी मुझे लग रहा है जहां बन रहा है, जिस थियरी को हमें समझना चाहिए वो ये है कि किस प्रकार से महिला सशक्तिकरण का जो रूप है वो किस प्रकार से मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि उसके मजबूत होने से कहीं ना कहीं कास्ट में और पितृसत्ता का की जो रूढ़िवादी संरचना है
उसके टूटने की प्रबल संभावना रहती सबका सवाल यही है। और जो बिहार में घूम रहे हैं या बिहार से रिपोर्टिंग कर रहे हैं जर्नलिस्ट भी, वो सब जब मतदाताओं से पूछते हैं तो जनसुराज के प्रति एक आकर्षण है, लोगों का अट्रैक्शन है। लेकिन वो इस चुनाव में कितना नतीजों में रिफ्लेक्ट होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अनुकृति से इस सवाल को लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। जी अनुकृति, आज चूंकि जी ग्राउंड पे हैं और घूम रही हैं, और जिस तरह से सोशल मीडिया पे जो जनसुराज का अट्रैक्शन है, उसको देखकर अगर कोई अमेरिका में बैठा हुआ, लंदन में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो तो समझेगा कि जनसुराज की पूरी लहर चल रही है और जनसुराज पूरे नंबर्स के साथ सत्ता में आ रही है। आप कैसे देख रही हैं आज के फर्स्ट पेज में जो लोगों का जमावड़ा है जी मतदान केंद्रों पे? जी जी। शंकर जी, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं इनफैक्ट अभी जस्ट 5 मिनट पहले घर पहुंची हूँ। सुबह 6:30 बजे से हम लोग निकले हुए थे आपके प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। हम्म। मैं आई और जल्दी से अभी करूंगी और फिर वापस जाऊंगी। तो पहले ही तो एक बहुत अच्छी और एनकरेजिंग जो एक चीज दिखी पटना में पहली बार हमको, वो ये है कि लोग निकल रहे हैं अपने घरों से। हमारे अदरवाइज हमारे कुमरार, पटना साहिब, दीघा, बांकीपुर मिला के 35-36% वोटर टर्नआउट रहता था। पिछले हम्म। बहुत सालों से ट्रेंड हम देख रहे थे। प्रबुद्ध लोग हैं, अब उनको लग रहा है कि भाई क्या जाना क्या फायदा, एमएलए का तो हाँ, चेहरा पिछली कहीं बार तो दिखता बांकीपुर नहीं। में बहुत ही जी कम टर्नआउट था, जी जी जी, 43-44। 36, हाँ, उससे भी कम, असली हम्म। 36-37 ऐसे था कुछ। अच्छा। तो इस बार डेफिनेटली जो है काफी लोग निकल रहे हैं। अब इसका प्रोफेसर चंद्रचूड़ से तो मैं नहीं चैलेंज नहीं कर पाऊंगी इनके ज्ञान को, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। लेकिन मुझे ऐसा अपने थियोरेटिकल लेवल पे ये लग रहा है कि लोग एंटी इनकम्बेंसी के तरीके से निकल रहे हैं बाहर। लोगों को अगर ये होता कि नहीं हटाना है तो शायद ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो। अब चूंकि लोगों को हटाना है मौजूदा सरकार को, इसलिए लोग विथ अ वेंजेंस वोट देने निकल रहे हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसको जाता है उसका फायदा। लेकिन अब जनसुराज की बात पे आते हैं। हम्म। जो वर्ड ऑफ माउथ से पब्लिसिटी हुई है जनसुराज की, वो कहीं ज्यादा है किसी भी सोशल मीडिया के। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा औरतों से बात करती हूँ जो कि एक खास तबके की औरतें होती हैं कि चाची बताइए कैसा लग रहा है, क्या बस्ता समझती हैं, बस्ता जानती हैं। और वो हम्म। लोग अब बता रही हैं, बहुत सारी हमारे यहाँ बहुत इस तरह के इलाके हैं जहां से जो अर्बन इलाकों के सपोर्ट स्टाफ वहां से आते हैं, आप समझ लीजिए वैसे जो इलाके हैं, वहां हम्म। जाके मैं बहुत बात करती हूँ। वो लोग बता रहे हैं कि अब एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी आपको शराबबंदी पे, क्या उनका उनका विचार जो है। पहले तो कहती हैं कि बिल्कुल फर्जी कानून है। हमारा पति पहले पीता था और फिर उतने में शराब मिलती थी, हमारा उतना ही खर्चा होता था। जब से इन लोगों ने बंद कर दिया है, अब मैं बिल्कुल ये ऑपोजिट बात कर रही हूँ जो पॉपुलर नोशन है कि नीतीश बिल्कुल कुमार जी से बिल्कुल, खुश है। इसलिए मेरा उल्टा काउंटर इसका क्वेश्चन होने वाला था, बिल्कुल। एग्जैक्ट ऑपोजिट बात कर रही हूँ मैं। तो हम्म। उन लोग क्या बोल रहे हैं अब कि अब क्या हो गया है कि शराब को सो कॉल्ड बंद करा दिया गया है, तो पुलिस वाले जो है वो खुद ये कर रहे हैं इसको पूरे अपने संरक्षण में। तो ट्रिपल दाम हो गया, हमारा पैसा भी ज्यादा जा रहा है, और जब हम पकड़ा रहे हैं तो मारता भी वही पुलिस वाला है। आप देखिए ना, अभी जेल के आंकड़ों में हम देख लेंगे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति बंद नहीं है जिसके यहाँ होम डिलीवरी हो रही है। जो अर्बन एलिट है उसको पुलिस वाले बंद नहीं कर रहे हैं, जिसके यहाँ शराब जा रही है, जिनकी पार्टियों में अल्कोहल मिल रहा है। बंद हम्म। हो रहे हैं ये लड़के, ये बच्चे, ये गरीब आदमी जो अपने आप को नहीं डिफेंड कर पाते हैं। तो ये वो कह रही है कि हम तो पहले ही बेटर थे, पहले कम से कम आते थे लोग और एक अभी तो हमको ब्राइब भी देनी पड़ती है, मार भी खाना पड़ता है, और सूखा नशा अलग चल रहा है। तो एक्चुअली औरतें बहुत परेशान है। उन सबके लड़के, 16-17 साल के लड़के जो ई रिक्शा वगैरह चलाते हैं पटना की सड़कों पे, वो हम्म। सब सूखा नशा कर रहे हैं, क्योंकि या तो अल्कोहल या सूखा नशा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो मौजूदा नीतीश सरकार है वो महिला सशक्तिकरण की बातें भले ही कर ले, जीविका दीदी का एग्जाम्पल देकर, और जितने भी इनके साइकिल वाली योजनाएं वगैरह हैं वो दे दे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब 10,000 की बात होती है कि हम आपके अकाउंट में पहुंचाएंगे, तो कई महिलाओं ने ये पूछा कि ये आपको अभी ही 1 महीना पहले ही याद आया, आप हमारा वोट खरीद रहे हैं क्या? ये महिलाओं ने पूछा है गांव की, कि ये तो हम हम्म। लोग को पता है कि एक ये तो बहुत ऑब्वियस बात है कि तो 1 महीना पहले इनको याद आ रहा है। दूसरा, जीविका दीदी लोगों को फॉर्म भरना था और देखना था कि भाई किनके अकाउंट में आएगा, वहां से शुरू हो गया करप्शन। 1500-1500 लिए जा रहे थे महिलाओं से, 1500-1500 फॉर्म भरने के, कि 10,000 तो आएगा ना, उसके पहले तो हमको दोगी ना 1,000। इस तरह की बातें बोल के उनसे पैसे लिए जा रहे थे। तो मैं आपको बस ग्राउंड रियलिटी से अवगत कराना चाह रही हूँ। हम लोग सब नीतीश कुमार को बहुत पसंद करते थे व्हेन ही स्टार्टेड एज सीएम। 2005 से 2010 तक उन्होंने अच्छा काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। नीतीश हम्म। कुमार खुद ईमानदार व्यक्ति, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली
राष्ट्र वाली बात है। उनके आसपास के जो लोग हैं वो लोग बिहार को बिल्कुल भ्रष्टतम राज्य की ओर ले गए हैं। पहले जो था बाहुबलियों का जंगल राज था, आज के डेट में अधिकारियों का जंगल राज चल रहा तो है। आज जब वरना आप पटना की सड़कों पे घूम जी रही थी और जब जी आप मतदान केंद्रों पे गई तो वहां पे जी आपके लोग भी वोट कर रहे थे, वहां पे पोलिंग एजेंट जो आपका था उस जी। पे कुछ लोगों की लाइनें थी, आपको कम से कम अर्बन सेंटर पे क्या दिखा? अर्बन सेंटर पे ये दिख रहा है शंकर जी की, डेफिनेटली जैसे हम कुमरार का आपको एग्जांपल फॉर हम्म। श्योर दे सकते हैं कि केसी सिन्हा की तरफ बहुत रुझान है। हम्म। क्योंकि पहली बार एक ऐसा कैंडिडेट है जो कि राजनीति में तो नहीं ही था, वो बहुत ज्यादा कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति भी नहीं है, वो एक खामोश सा गणितज्ञ है लेकिन बहुत ब्रिलियंट आदमी है। तो अभी हम्म। कुछ लोगों ने जो उनको पहली बार बोलते हुए सुना वो काफी प्लेजेंटली सरप्राइज हुए कि अरे सर, कोचिंग और टीचिंग के अलावा ये तो मुद्दों पे भी बात कर लेते हैं। तो एक खास हम्म। तरह का रुझान उनकी तरफ तो है, और कुछ नहीं तो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई ऐसा आदमी आएगा तो सही एजेंडे से आएगा ना, अपने गणितज्ञ दिमाग को लगाएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चरली बेटर होगा हमारे लिए, तो वैसे करके उनकी तरफ रुझान है। हम्म। और बाकी अभी बांकीपुर हुआ, पटना साहिब हुआ, दीघा, इसमें तो ये मजेदार बात यह है शंकर जी की इतनी कम उम्र की पार्टी है, बस त्रिकोणीय मुकाबला हर जगह कर चुके हैं हम लोग, इसी में काफी एक जीत का एहसास हो रहा है। और बाकी हमको बाकी जगहों से भी जो पटना के बाहर की खबरें आ रही हैं, 50% से ज्यादा पोलिंग हो चुकी थी 3 बजे तक, विच अगेन इज अ ग्रेट एनकरेजिंग फैक्टर कि पचास बिल्कुल। परसेंट से ऊपर पोलिंग हो रही है। तो हम्म। देखिए सहरसा वगैरह से और जितने भी इस तरह के, राघोपुर में तो खैर बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला चल रहा है, बट बिहार बहुत, इट्स नॉट फॉर बिगिनर्स, दे से ना कि बिहार बिगिनर्स के लिए नहीं है, कुछ भी यहाँ पॉसिबल है। द पीपल हैव डिसाइडेड कि कुछ तो चेंज करेंगे वो लोग, अब किस ठीक दिशा है। में वो बदलाव जाता है। तो चूंकि वोटर टर्नआउट इतना कभी होता नहीं था और 15 साल से एक ही हाँ, क्योंकि पार्टी का राज 2015 चल रहा है, में उसको कॉल्ड और डबल इंजन 2020 सरकार में चल रही, तो तकरीबन सडनली वोटिंग परसेंटेज हाँ 56-57% रहा था। और चूंकि 2020 में कोविड था तो इसलिए लोगों ने माना कि कम वोटिंग हुई होगी। लेकिन इस बार अगर वोटिंग ज्यादा होती है तो निश्चित रूप से दोनों जो बड़े अलायंस हैं उनकी दिल की धड़कनें थोड़ी बढ़ जाएंगी। शिवपूजन, आपसे समझेंगे, आप ग्राउंड जीरो पे हैं, किस तरह की रिपोर्ट आ रही है आपके पास जो अलग अलग इलाकों से? और विजय सिन्हा जिस तरह से आरोप लगा रहे थे, क्या विजय सिन्हा हार रहे हैं क्या? क्योंकि उनका जो मुकाबला और जो कॉन्टेस्ट है वो काफी ट्रिकी कॉन्टेस्ट है उनके इलाके में। नथिंग न्यू फॉर विजय सिन्हा। पिछले बार भी आपको दृश्य याद होगा, ऐसी ही तस्वीर वहां से निकल करके आई थी और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आखिर क्यों घबरा गए विजय सिन्हा, इस तरीके से आरोप लगा रहे नहीं, हैं, लेकिन इस बार तो अटेंशन लोग कह रहे ग्रैब हैं कि कर लिया है। ललन सिंह, इस बार तो लोग कह रहे हैं ललन सिंह उनको हराना चाहते हैं, तो शायद इसलिए एसपी को बार बार फोन कर रहे हैं और एसपी कह रहा है कि जी बिल्कुल सही तरीके से पोलिंग चल रही है, तो हो सकता है ललन सिंह ने डायरेक्ट किया हो। अब देखिए, अंदर की बात तो बाद में निकल करके आएगी, लेकिन ये पहला वाकया नहीं है। विजय सिन्हा अटेंशन ग्रैब करने में माहिर है एक तरीके से। देखिए, तो ये 12-12,500 के आसपास का आंकड़ा दिया जा रहा है। दीघा का, दानापुर का बताया जा रहा है कि ये डुअल वोटर वाली बात थी। इस तरफ भी वोटर हैं और बियर के क्षेत्र में जाए वहां पर भी वोटर हैं, तो इनकी संख्या तो जाहिर तौर पर कमी, क्योंकि नाम कट गए इनके। तो कुल मिलाकर के आप देखें तो जो वोटर लिस्ट से हटे हैं तो वोटिंग परसेंटेज में हमको इजाफा दिख रहा है। दूसरी अहम बात यह है कि क्या ये एंटी इनकम्बेंसी वोट है। अभी तक शंकर जी, आप भी 20 से ज्यादा चुनाव कवर कर चुके हैं, मैं भी चुनाव कवर कर चुका हूं। कहीं कोई कोई कोरिलेशन मुझे आज तक नहीं दिखा कि बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत वो एंटी इनकम्बेंसी वोट है, या गिरा हुआ मतदान प्रतिशत वो ओपोजिशन के फेवर में जा रहा है या सरकार, मौजूदा सरकार के पक्ष में है। अब हम थोड़ा सा डीप डाइविंग अगर करें तो विचार करने की कोशिश करें कि एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है क्या। नीतीश कुमार हैज कैरिड हिमसेल्फ वेल। जो पहले कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार बीमार हैं, वो अब रूरल और अर्बन डिस्कोर्स का हिस्सा हो गया है कि नीतीश कुमार कब तक कंटिन्यू करेंगे, सारी चीजें तो नेपथ्य में चली गई ना। और एक बार सारे फिर से बीजेपी के नीतीश नेताओं कुमार को ये कहना पड़ा कि भाई कहना पड़ कोई रहा है। वैकेंसी नहीं है। पिछली बार हम और आप जब चर्चा कर रहे थे तो हमने इस बात को बड़ा एम्फेटिकली कहा कि भाई महाराष्ट्र मॉडल यहाँ पर रिपीट करने की क्षमता ही नहीं है बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक नीतीश के समकक्ष किसी भी नेता को यहाँ पर डेवलप नहीं हुआ। दूसरी बात है, क्या नीतीश कुमार के खिलाफ अभी भी थोड़ी देर पहले जो है जनसुराज से जो आई हैं, बहुत अच्छी बात उन्होंने रखी और मैं मेरा 90% नाम उनकी बात से अनुकृति इत्तेफाक है रखता सर, हूँ। अनुकृति हाँ। नाम है सर, हाँ, अच्छा माफी चाहता लगेगा हूँ अगर अनुकृति आप अनुकृति, नाम ले लें। बिल्कुल अनुकृति अनुकृति ने बहुत अच्छी अनुकृति बात कही जी है। माफी हाँ। चाहता हूँ अनुकृति। तो देखिए, बहुत सारी बातें इनकी मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूँ, बहुत उम्मीदें मुझे भी प्रशांत किशोर जी से रही हैं कि मुझे लगा फॉर द फर्स्ट टाइम कभी एक नैरेटिव सेट किया गया
इस स्टेट में। लेकिन अनुकृति ने भी एक बात बड़ी गंभीर कही, वो बात ये थी कि नीतीश कुमार की छवि अच्छी है, कोई डेंट अभी तक नहीं लगा है नीतीश कुमार, लेकिन ही इज सराउंडेड बाय पीपल जो कि कहिए कि जिन पर लगातार आरोप लग रहे हैं। भुजा पार्टी का आपने जिक्र सुना होगा। अब ऐसी स्थिति में एंटी इनकम्बेंसी किसके खिलाफ, तो शायद कैंडिडेट्स के खिलाफ हो सकता है। लेकिन वोटिंग पैटर्न जब हम एनालाइज करते हैं तो पता लगता है कि भाई अंततः लोगों को ये लगता है कि वोट कर रहे हैं किसके लिए, इसी सरकार के लिए। अब हम देखते हैं तो ऑल्टरनेट क्या है, एंटी इनकम्बेंसी जब कहीं पर होती है तो ऑल्टरनेट क्या है, तो ऑल्टरनेट पे हम देखते हैं कि जन स्वराज अभी शुरुआती दौर में है, अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। मुझे लगता है अगर उतना पेशेंस जन स्वराज को हो, प्रशांत किशोर को हो, तो बहुत बड़ी फॉर्मिडेबल ताकत के रूप में 2030 में उभरेंगे। इसी बार कम से कम इन्होंने इतना साबित कर दिया कि बाकी जो दो घटक दल हैं, बड़े घटक दल हैं, उनका नेगेटिव सेट किया तो जन स्वराज ने किया। क्योंकि रिजिड कास्ट लाइंस पर यहाँ पर वोटिंग होती है, इसलिए मैं बहुत उम्मीद नहीं लगा करके बैठा हूं कि कितना वोटिंग इनके पक्ष में जाएगा। शायद प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतरते तो कुछ वोटिंग प्रतिशत इनके पक्ष में और बढ़ सकता था, लेकिन अंततः बात वही हुई है, बॉयल्स डाउन टू कि एंटी इनकम्बेंसी वोट मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं भी किसी इलाके में है। कैंडिडेट के खिलाफ गुस्सा हो सकता है। अब ऑल्टरनेट की हम बात करते हैं कि लोगों के पास ऑल्टरनेटिव क्या है। देखिए, हर बार हम देखते हैं कि तकरीबन 18 से 20% एक ऐसा वर्ग होता है जिसको हम फ्लोटिंग कहते हैं। आप देख लें महागठबंधन को जो वोट मिला या फिर आपको एनडीए का जो वोट मिला, आप कैलकुलेट करें, आपको हमेशा दिखेगा कि 18% से 20% के आसपास का वो है। प्रशांत किशोर को जो पिछले चुनाव में अगर शिवपूजन, अगर पिछले चुनाव में अगर यूथ सेगमेंट को देखें तो यूथ में एमजीपी का, महागठबंधन का बहुत अच्छा ट्रैक्शन था। आपको लगता है कि वो एंटी इनकम्बेंसी क्या इतनी ज्यादा होगी? जैसे कि महिलाओं की हम बात करते हैं कि महिलाओं का वोटिंग परसेंट हमेशा नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं लोग उनको राइट ऑफ कर देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार बाउंस बैक कर जाते हैं महिलाओं के वोट बैंक से। जो यूथ का वोट बैंक है माइनस वुमेन, जो मेल यूथ वोटर है, क्या उनके पास इतना ट्रैक्शन है कि वो नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ फेंकने की स्थिति में है? लेकिन उसमें भी तो डिवीजन है ना शंकर जी, रूरल यूथ और अर्बन यूथ। हाँ बिल्कुल, रूरल यूथ अर्बन यूथ, उसमें भी तो डिवीजन है ना। दूसरी बात क्या है कि आप प्रशांत किशोर को क्यों भूल रहे हैं, वो भी तो उनके एस्पायरेशन लेवल को कोई मीट अगर कर पा रहा है तो प्रशांत किशोर ही मीट कर पा रहे हैं ना। प्रशांत किशोर ने ही पलायन की चर्चा यहाँ पर शुरू की थी, नहीं तो यहाँ पर जंगल राज और इसके पहले हमने देखा था कि पाकिस्तान, हार्डकोर हिंदुत्व, इसी पर ना सारा का सारा जो नैरेटिव था, इसी पर हर चुनाव में हमने देखा था। क्योंकि नीतीश कुमार को अपना सेक्युलर क्रेडेंशियल्स बचा करके रखना है, तो हम पहली बार देख रहे हैं कि यहाँ पर हार्डलाइनर नेता भी भाजपा के आ रहे हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी बयानबाजी से बचे, और अपना उन्होंने जो है पूरा नैरेटिव सेट कर रखा है किस पे, तो जंगल राज पे। तो यूथ की आपका आपने जिक्र किया, तो यूथ कायदे से देखिए, यूथ जो रूरल पॉकेट्स में है उसकी थॉट प्रोसेस अलग होगी, जो यूथ बाहर चला गया पढ़ाई के लिए पलायन करके उसकी थॉट प्रोसेस जाहिर तौर पर अलग होगी। और इस यूथ के क्लेमेंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, व्हाई नॉट प्रशांत किशोर, व्हाई ओनली तेजस्वी यादव। तो ये देखना होगा कि नतीजे के बाद स्थिति बहुत हद तक स्पष्ट होकर के आएगी कि यूथ का रुझान किस तरफ रहा। लेकिन सबसे बड़ा जो डिसाइडिंग फैक्टर जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं वो वुमेन वोटर्स, और ऑलरेडी बहुत सारे इस तरीके के रिपोर्ट्स हमारे पास आए, तकरीबन 40 हमारे रिपोर्टर्स हैं पूरे बिहार में फैले हुए, उनसे मैं बात करता हूं तो वो कहते हैं कि सर एक ही परिवार में दो तरीके की वोटिंग पैटर्न देखने को मिली। हस्बैंड रिजिड कास्ट लाइंस पे अगर वोट कर रहा है तो जिस महिला को 10,000 रुपया मिला, शी हैज स्टार्टेड टॉकिंग इन फेवर ऑफ नीतीश कुमार। तो इस सच्चाई को भी हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मुझे नहीं दिख रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी वोट है, मुझे लग रहा है कि कांटे की टक्कर होती। लेकिन लास्ट टाइम में हुआ क्या कि महागठबंधन ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी गवा दिया। राहुल गांधी मछली पकड़ते हुए नजर आ गए, उन्होंने जिस मुद्दे को यहां पर आकर के उठाया उस मुद्दे का कहीं कोई पीपल कनेक्ट नहीं हो पाया, और इसी वजह से तेजस्वी यादव को कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी, एक एक दिन में 18-18 रैलियां करना पड़ी, और नैरेटिव क्या सेट करने की कोशिश कर रहे थे तेजस्वी यादव, अंततः वही रोजगार, वही पलायन, वही किसान के विकास की डेवलपमेंट प्लान पे बात करनी थी। जिसका पीपल कनेक्ट नहीं था उस मुद्दे को उठा करके एक बड़ा, बहुत मुझे लगता है कि एक प्रेशियस पीरियड को गवा दिया था महागठबंधन ने। दूसरी स्थिति तो एक ये भी है ना, एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे बिहार में चले जाइए, महागठबंधन से क्या इमेज डेवलप करके आया है। सिर फुटओवर की स्थिति अभी भी है, प्रधानमंत्री बार बार कर रहे हैं, कट्टा सटा करके खुद को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया। दूसरी बात, आपको क्या लग रहा है कि जिस हिसाब से मुकेश सहनी ने घुटने टेक दिए और अब आराम से अपने भाई तक को उन्होंने विथड्रॉ करा दिया, तो उनके समुदाय के लोगों में क्या आक्रोश नहीं होगा?
ठीक है। इस सवाल को राकेश रंजन से लेते हैं। राकेश जी, आप समझाइए कि जो वोटिंग परसेंटेज दिख रहा है आज के फर्स्ट फेज के पोल में, उससे आपको प्राइमरी फेसी क्या समझ में आ रहा है कि कहानी जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है? जो ढेर सारे लोग मान रहे हैं कि अगर वुमेन टर्नआउट अच्छा होगा तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार कहानी में इन है, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। अगर वो वुमेन परसेंटेज जो पोलिंग है वो कांस्टेंट रहता है या बहुत नेक नेक रहता है तो नीतीश कुमार के लिए मुश्किल होगी। हो सकता है एमजीपी की महागठबंधन में सत्ता के करीब पहुंच जाए। तो आपको किस डायरेक्शन में कहानी दिख रही है? क्या सिर्फ इस चुनाव में, जिसको कहते हैं कि वुमेन ही सबसे एक्स फैक्टर है, यूथ एक्स फैक्टर नहीं है, या फिर प्रशांत किशोर कुल मिलाकर महागठबंधन का नुकसान करेंगे, एनडीए का फायदा करेंगे? आपने दो तीन प्रश्नों को एक साथ रखा है। पहले बार है कि ये जो इलेक्शन हो रहा है, ये जो फेज हो रहा है, लगभग उसमें 1.76 करोड़ महिलाएं वोटर हैं इस पूरे 121 विधानसभा क्षेत्रों में। और पिछले अगर विधानसभा को आपने देखा होगा तो लगभग 166 क्षेत्र ऐसे थे जहां महिलाओं का पोलिंग परसेंटेज पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा हुआ। लेकिन अगर आप सीएचडीएस के आंकड़ों को देखेंगे तो 36% महिलाएं जो हैं वो वोट की थी महागठबंधन को और 37% एनडीए को। तो 1% का ही फर्क था। तो कई बार हम लोग ये सीधे निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि महिलाएं एक ऐसे वर्ग के रूप में सामने आ रही हैं जो कास्ट न्यूट्रल वोटिंग को अंजाम दे रही है। यह एक ऐसा वर्ग बन गया है जो कास्ट न्यूट्रल है, लेकिन पूरी तरह से ये सच्चाई नहीं है। हाँ, इस बार जो पूरे इलेक्शन में सबसे अधिक चर्चा चली वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की। और ये जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हुआ, इसने विमेन वोटर्स को एक साथ यूनाइट करके मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष के समर्थन में उन्होंने मतदान करवाया। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि बिहार की जो महिलाएं हैं, ठीक है, जीविका दीदी कार्यक्रम चल रहे हैं जिसमें 1,42,00,000 महिलाएं हैं। दूसरा आप देखेंगे 10 लाख से ऊपर यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, लेकिन उसके बाद भी महिलाएं आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो पाई हैं। जो निचले जो लोअर इनकम ग्रुप की महिलाएं हैं उनमें संपत्ति और भी कमी है। तो उनके लिए 10,000 रुपये बहुत बड़ी चीज होगी। तो ये जो महिलाओं का अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो कहीं ये एंटी इनकम्बेंसी को शो नहीं कर रहा है। आप बिहार में पोलिंग परसेंटेज की बात करेंगे तो 2005 में 46.50 पोलिंग परसेंट हुआ था। कारण ये भी थे कि इलेक्शन कमीशन ने कई मेजर्स अपनाए थे और लगभग फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कही गई थी। 2010 के इलेक्शन को आप देखेंगे तो 52.73% हुआ। तो परसेंटेज तो बढ़ा, लेकिन फिर भी सत्ता तो उन्हीं की रही। 2010 में 52.73 रहा और 2005 में 46.50, 5-6% का अंतर रहा, लेकिन सत्ता तो उन्हीं के साथ रही। तो प्रोफेसर चंद्रचूड़ जब ये कहते हैं कि वोटिंग परसेंटेज और रिजल्ट में कोई समान ऐसा रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, बड़ा कम्प्लेक्स ये चीजें हैं। आप केंद्र की बात भी करें तो 2009 में लोकसभा इलेक्शन में 58% वोट पड़े, 2014 में 66% वोट पड़े, 2019 में 67% वोट पड़े। तो ऐसा कुछ नहीं है, कई बार पोलिंग कम भी होता है तो भी सरकार वही रह जाती है, पोलिंग अधिक भी रहता है सरकार वही रहती है। जन सुराज के विषय में आपका एक प्रश्न था। मुझे लगता है पिछले 10 दिनों से जनसुराज के जो नेता है ना बहुत अधिक एक्टिव नहीं है। और सी वोटर का एक सर्वे आया था, उस सर्वे में ये कहा गया था कि अगर जनसुराज के जितने भी समर्थक हैं उनसे पूछा जाता है कि जनसुराज अगर नहीं रहेगी तो उनका वोट किधर जाएगा, वो सीधे कहते हुए एनडीए खेमे में जाएगा। तो जनसुराज जिन वोटों को अपने पास खींच रही थी वो एनडीए के वोटर्स थे, वो महागठबंधन के वोटर नहीं थे। तो अगर जनसुराज कहीं ना कहीं पिछड़ रही है, अपने को विड्रॉ कर रही है, तो वो एक तरह से वॉक ओवर दे रही है एनडीए को, मुझे ये ठीक है। लगता है। इस सवाल को लेते हैं प्रेम आपसे कि ये कई सारे लोग इस सवाल को पूछ रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में जनसुराज का जो मोमेंटम था वो थोड़ा कमजोर हुआ, तो कहीं से कोई फोन वोन तो नहीं आ गया प्रशांत किशोर को, या फिर प्रशांत किशोर खुद तो रोड शो कर रहे हैं लेकिन उस तरह का कैंपेन बाकी जगहों पे नहीं दिख रहा था, जो कई सारे एनालिस्ट हैं जो बिहार में घूम रहे हैं उन सबका ये मानना था। आपको लगता है कि अल्टीमेटली जनस्वराज किसको डैमेज करेगी? एनडीए को डैमेज करेगी, या फिर जो यूथ का मोमेंटम, जिसका यूथ फैक्टर की बात कर रहे हैं, जो तेजस्वी यादव के पास में जा सकता है, लेकिन जनस्वराज भी उतना ही क्लेमेंट है उस यूथ फैक्टर का, तो अगर यूथ जनस्वराज को मिलता है तो तेजस्वी यादव का डैमेज होगा? देखिए शंकर जी, जनसुराज जिस जोश खरोश के साथ में चुनाव मैदान में था, आज की तारीख में वो रह नहीं गया। और चिराग पासवान ने बीते चुनाव में जो 135 सीटों पर चुनाव लड़ करके 5.5% वोट हासिल किए थे,
जन स्वराज का मेरा आकलन है कि 243 सीटों पर लड़ करके ये 3% भी वोट शायद ही हासिल कर सके। तो ये जन स्वराज का के बारे में मेरा है। ऐसा क्यों है, इसके बहुत सारे लॉजिक्स भी हैं, लेकिन एक चरम बिंदु जिसको हम बोलते हैं वो है कि राघोपुर में जाना प्रशांत किशोर जी का, और उससे पहले ये कहना कि हम तेजस्वी यादव को राहुल गांधी बना देंगे, यानी इसका मतलब था कि इनको दूसरी कंस्टिट्यूएंसी खोजनी पड़ेगी। और वैसे टीवी चैनल में सूत्रों के हवाले से खबर भी चली कि तेजस्वी यादव कोई दूसरी कंस्टिट्यूएंसी खोज रहे हैं। लेकिन राघोपुर जाने के ठीक बाद अपने आप को विड्रॉ कर लेना कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। पूरे जनसुराज के कैंपेन में हैशटैग फॉर सीएम करके कुछ था, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन सीएम का एक एस्पिरेशन था कि जनसुराज का सीएम बनेगा। और जो चेहरा है वो चुनावी लड़ने को तैयार नहीं है। तो उसी दिन जनसुराज जो है आसमान से जमीन पर आ गया। इसके कार्यकर्ताओं में जो अभी हमारे साथी कह रहे थे कि 10 दिन से कोई एक्टिविटी नहीं है, मैं कह रहा हूं कि 20 दिन से कोई एक्टिविटी नहीं है। और एक्टिविटी कैसी, जनसुराज के जो प्रमुख लोग होते थे उनकी आपस में कॉन्फ्रेंसिंग होती थी, बातचीत होती थी, डायरेक्शंस होते थे। अब उनके पदाधिकारी बता रहे थे, एक हफ्ता पहले तक की बात कर रहा हूँ, कि ये सब चीजें बंद हो गई हैं, नई टीम आ गई है, इस तरह से चीजें हुई। यानी सांगठनिक स्तर पर भी कुछ ऐसा बड़ा हुआ कि आज जनसुराज उस जोश खरोश के साथ मैदान में नहीं है जिस जोश खरोश के साथ माना जा रहा था। ये है। तो अब इसको अगर वोटिंग परसेंटेज से जोड़े तो जनसुराज वोटिंग परसेंटेज में कोई योगदान कर रहा है ऐसा मैं नहीं मानता, कम से कम। एक बात मैं कहूंगा कि चूंकि वोटर डिलीशन 69 लाख हुए और वोटर एडिशन जो हुए, कुल मिला के डिफरेंस 47 लाख का है। तो ये जो 47 लाख वोट्स अगर इसमें दिवंगत लोग हैं, बाहर रहने वाले लोग हैं, यानी ये लोग अगर वास्तव में वैसे थे जो कि वोट परसेंटेज को कम करने में वो आंकड़े थे, तो ये डिलीशन के बाद में वोट परसेंटेज का बढ़ना बहुत स्वाभाविक लगता है। कि जब वोटर ही डिलीट हो जाए, मान लीजिए बड़ी संख्या में 47 लाख, और उसके बाद में हालांकि 22 लाख जोड़े भी गए, तो जो भी हो, तो जो वोटर डिलीशन एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से वोट प्रतिशत बढ़ा हुआ दिखेगा। इसके अलावा महिलाओं के संदर्भ में हम बोले तो महिलाएं पिछली दफा 5%, 55% वोट कर रही थी, पुरुष से करीब 7% का डिफरेंस था। तो इस बार महिलाओं का वोट 60% घटा है। बिल्कुल, ये क्षमा कीजिए, फैक्ट डिलीशन हुआ है वोटर लिस्ट से 60% डिलीशन हुआ है, मतलब डिलीट जितने हुए हैं उसका 60% महिलाएं हैं। वो कई हर इलेक्शन में उस तरह के कारण होते हैं। यूपी के चुनाव में जब मैं कवर कर रहा था तो वहां पे देख रहा था कि किस तरह से पारामिलिट्री जो फोर्सेस हैं उनको डायरेक्शन दिया गया था कि किस इलाके में स्लो वोटिंग करानी है, किस इलाके में वोटिंग स्मूथ करानी है। इस तरह के कारण भारत के चुनाव में या दुनिया के अलग अलग देशों में भी इस तरह के फैक्टर होते हैं। लेकिन चंद्रचूड़ साहब, आपके पास से जानूंगा कि शंकर जी, अगर इजाजत हो तो मैं दो बातें कहना चाहूंगी, क्योंकि इतने अथॉरिटेटिव तरीके से प्रेम कुमार जी बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी में क्या बंद हो गया है, और जो कॉन्फ्रेंस कॉल होती थी नहीं होती थी। तो मैं जानना चाहूंगी कि ये जो इनका अव्वल तो क्या ये मतलब बिहार में है इस वक्त या नहीं है? चलिए, अगर है नहीं, तो बिहार में ही है। सोर्स आप तो जानना चाह रही अच्छी बात है। हैं, सोर्स जी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पार्टी में हुई नहीं और मुझे कुछ पता ही नहीं है, और मैं जो जिन कॉन्फ्रेंस कॉल्स की मैं रोज भागीदार बनती हूँ वो भी बंद हो गए हैं, और मैं क्या सपना देख रही हूँ जो सुबह सुबह होते हैं 2 घंटे के लिए। तो आई डोंट अंडरस्टैंड where this exact information that you've said so authoritatively has come from, because it's absolutely wrong. Sorry sir, it's wrong. ठीक है, तो आपने इसको हमारी रोज हो रही है बातें, और हमारी जो भी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के तहत चीजें हो सकती हैं, जितना प्रचार प्रसार हो सकता है वो चल रहा है। अफराद पैसे और गलत पैसे नहीं है जनसुराजियों के पास, तो 70 गाड़ियां जो अनंत सिंह लेकर निकलते हैं वो नहीं निकल रही हैं चीजें। लेकिन बैठ के प्रभात फेरी के तरीके से जितनी भी चाय की दुकान पे 5 लोगों 10 लोगों जितने लोगों के साथ बात हो सकती है वो हो रही है, जो एक ईमानदार तरीके से प्रचार प्रसार भूल गए हैं बिहार के लोग।
वो हो रहा है जनसुराज के तहत। और क्या हम इतना फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं बीजेपी की हार्डकोर गुंडागर्दी को कि 10,000 वाली बात को हम ऐसे बोल रहे हैं कि अच्छा तो है, वो महिलाएं उन पे आकर्षित हो गई, उनके पास आ गए, तो जी नहीं, महिलाओं को भी समझ में आ रहा है कि ये गलत है, ये वोट खरीदा जा रहा है। और जो हमारे कैंडिडेट्स को बिठा बिठा के, जब कभी धर्मेंद्र प्रधान, कभी अमित शाह खुद आके कमरा बंद करके रखते हैं, मुंगेर के प्रत्याशी को 18 घंटे पहले खरीदा जाता है, या तो कैश से या गोली दिखा के, उनके बच्चों के सर पे बंदूक तान के। ये सब क्या बातें हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं? एंटी इनकम्बेंसी अगर ना भी हो ना, तो आप लोग जिस तरीके से बात करते हैं सर, कभी कभी ऐसा लगता है चलने दो, बिहार में जो गलत चीजें हो रही है उसको चलने दो, और बड़ा चैरिटेबल तरीके से, बहुत लगता है कि बहुत हमें कॉन्डिसेंडिंग तरीके से, प्यार मोहब्बत से कह दिया कि हाँ चलो जनसुराज भी तुम लोग मुद्दे की बात कर रहे हो तो अच्छी बात है। और कैसे आप कह सकते हैं 3% 5%, जब आप लोगों में ये मतलब क्या बोला जाए, जेनरोसिटी ही नहीं है ये अग्री करने की, ये एडमिट करने की कि एक ऐसी पार्टी जो 8-9 महीने पहले अभी जुमा जुमा जन्म के खड़ी हुई है, उसने पूरे बिहार को, और उन्होंने कहा था प्रशांत किशोर ने कि पूरे भारत की नीडल मैं बिहार की तरफ कर दूंगा जब हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव होगा, और वो हुआ। इस बात को हम अक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, और इस तरीके से बोल रहे हैं, नीचा दिखाने की तरीके से बात कर रहे हैं हम जनसुराज के बारे में। ये बहुत अनफेयर है, और आप लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए इस तरह के स्टेटमेंट्स देने से पहले। पूरे ठीक है, बिहार की राजनीति के मुद्दों को अगर कोई ऊपर लाया है तो वो है जनसुराज। उसके बिल्कुल। पहले सिर्फ और सिर्फ वही बातें हो रही थी, 4 किलो अनाज और मुर्गा भात और धर्म और घुसपैठिए, जो कि अभी भी करते हैं। 7 बार आ चुके हैं मोदी जी, घुसपैठिए के अलावा ऊपर नहीं बढ़े हैं आज तक। इन बातों को ठीक है, क्यों नहीं उठाते हैं आप लोग? अनुकृति ने बहुत ही मुखर तरीके से अपनी आवाज रखी है, और निश्चित रूप से सबको जनसुराज से ढेर सारी उम्मीदें हैं, और लोगों को लगता है कि जिस तरह से वो एक नई हवा का झोंका है बिहार की स्टैग्नेट पॉलिटिक्स में, उसमें जनसुराज को उभर के आना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर चंद्रचूड़, हम वाइंड अप करने से पहले आपके कमेंट जरूर लेंगे कि आपको फाइनल टेकअवेज क्या दिखते हैं फर्स्ट फेज के इलेक्शन के। क्या आपको लगता है कि बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी उतनी ज्यादा नहीं है कि सत्ता बदल दे ग्राउंड पे? क्योंकि जो रिपोर्टर और जो रिपोर्ट कर रहे हैं उनको लगता है कि लोग कहते हैं कि ठीक है, नीतीश कुमार से हमारी नाराजगी है, लेकिन सुधार भी वो नीतीश कुमार से ही चाहते हैं। नीतीश कुमार को एक तरह से वो, जिसको कहते हैं ना, घर में फादर फिगर की तरह लोग ने बिठा दिया है कि ठीक है यार, पिताजी कुछ बोल रहे हैं, डांट भी रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं। दूसरा, आपको क्या लगता है कि जनसुराज का ट्रैक्शन जो है, वो आप जो लोग कह रहे हैं ग्राउंड पे कि जनसुराज अगले चुनाव में एक बहुत बड़ी पोटेंशियल प्लेयर हो सकती है अगर अपने पैर जमा के रखी, इस चुनाव में ट्रैक्शन मिलेगा, लोगों ने उनके मुद्दों से आइडेंटिफाई किया, नैरेटिव से आइडेंटिफाई किया, और जो प्रशांत किशोर कहते हैं कि पूरे देश की निडल वो घुमा के बिहार में रख देंगे, उन्होंने किया भी ऐसा। तो फाइनल टेकअवेज क्या है आपके? शंकर जी, मैं आपको दो बात बताऊं। दरअसल आपके दोनों प्रश्नों के का ही मेरे दिमाग में चलता रहा है। एक प्रश्न का उत्तर मैंने कल द प्रिंट के लिए मैंने और टिस के प्रोफेसर अश्विनी कुमार ने लिखा था, और उसके पहले द हिंदू के लिए मैंने एक जनसुराज के लिए भी एक लेख लिखा था, और दोनों को में जो बातें मैंने कही वही मैं आपके दर्शकों को भी बताता हूं। देखिए, जहां तक नीतीश कुमार का और एंटी इनकम्बेंसी का प्रश्न है, 20 साल हो गए, और 20 सालों में नीतीश कुमार ने जातिवादी व्यवस्था को तो उनके अर्थमेटिक में वो केंद्र में है, लेकिन परंतु वो जातिवादी नेता की तरह उनको नहीं, लोग नहीं काउंट करते। वो पहले 5 वर्षों में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के रूप में उन्होंने अपने आप को उभारा, और 2010 के बाद वो धीरे धीरे ट्रांजैक्शनल होते गए हैं, और उस ट्रांजैक्शनल का ही की परिणति आप देखेंगे कि उन्होंने एक ऐसा वोट बैंक या टैंक जो है उसमें बनाया है। आप उसमें देखिए, पिछली बार 2020 में उनकी हेल्थ स्थिति बेहतर थी, पॉलिटिकल कैपिटल नीचे था। इस बार हेल्थ उनका थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो नजर आ रहा है, लेकिन वो पॉलिटिकल कैपिटल बिल्कुल, मैं ये जो आपने उन्होंने लाइन बोली है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, मैं हर बार कोट करता हूँ। तो ये उन्होंने किया। ये कैसे संभव हुआ है? इसमें कई तरह के स्प्रिंकलिंग्स हैं। बेस है, उस बेस के ऊपर में, जातिवादी बेस के ऊपर स्प्रिंकलिंग है, वेलफेयर है, ट्रांजैक्शन है, बेनिफिशियरी है, पार्टी व्यवस्था है, ब्यूरोक्रेसी है। सबसे बड़ी बात है नीतीश कुमार का खुद का लो प्रोफाइल जो है, जिस प्रोफाइल से, जिस आराम आराम से वो अपनी बातें कहते हैं, और बहुत एग्रेशन नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि ये एक कारण है। पीपल आर थके हुए नजर आ रहे हैं, परंतु वो एंटी इनकम्बेंसी में इतनी तीव्रता नहीं, इतना गुस्सा नहीं है, एंगर नहीं है, फटीग है, एंगर नहीं है।
कल अनुकृति जी की बात सही हो जाएगी तो मैं मान भी जाऊंगा। रह गया जन स्वराज की बात, प्रशांत जी को मैं जानता हूं और प्रशांत जी से बातें भी मेरी एक दो बार हुई हैं। देखिए, इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि उन्होंने चुनाव के एजेंडे को सेट किया है, लेकिन ये भी समझना होगा कि जो जो जैसा हमने देखा सीएसडीएस के साथ भी कई रिसर्चर्स में देखा कि जो अर्बन वोटर होते हैं ना, उनकी लॉयल्टी, उनकी निष्ठा उतनी गहरी नहीं होती है, लेकिन जो रूरल वोटर होता है उसकी उसकी लॉयल्टी जो है उसको बदलने में समय लगता है, बदलता है और काफी दिनों के लिए बदलता है, लेकिन बदलने में समय लगता है। अब आप देखिए, बिहार में अर्बनाइजेशन ही 11-12% के आसपास है, तो इसलिए जो एम वाई वाई फैक्टर जिसको आप कह रहे हैं, वो वाई फैक्टर वो इस प्रकार से विभाजित होता हुआ मुझे बाहर से दिख रहा है, जिसमें उस वाई फैक्टर मतलब यूथ फैक्टर में कुछ तेजस्वी के प्रति भी ट्रैक्शन है, कुछ नीतीश कुमार के प्रति भी ट्रैक्शन है, और जो अर्बन यूथ है उसका ट्रैक्शन निश्चित रूप से प्रशांत किशोर के पास है। जो बिहार से बाहर हमारे जैसे लोग रह रहे हैं उनको बहुत ही सुखद लग रहा है जन सुराज के द्वारा जो भी बातें कही जा रही हैं। जिस प्रकार से सबसे बड़ी बात है जो जन सुराज के लिए मैं कहता हूं कि उन्होंने जो इंडिया में जो मीडिया का चरित्र हो गया था, उस मीडिया के चरित्र को बहुत स्ट्रेट लाइन में उन्होंने उतार दिया, और मीडिया को ये आत्म परीक्षण करना पड़ेगा, आत्म मंथन करना पड़ेगा कि वो किस प्रकार से सवाल नेताओं से पूछे, या किस प्रकार से वो ये जो इंटरव्यू और ये सब व्यवस्था करती है। तो स्ट्रेट टॉक है, हार्ड हिटिंग है। लेकिन बिहार में एक और बात होती है, हम लोग बिहार से हैं तो इसलिए आपको कह सकते हैं, बिहारी जो होता है ना वो बहुत जल्दबाजी में किसी को नहीं कुछ कर देता है, वो परीक्षण लेता है, धैर्य देखता है, उसकी क्रेडिबिलिटी जांचता है। आप देखिए, शादी ब्याह दोस्ती संबंध सबों में इस धैर्य की परीक्षण की जाती है। शायद बिहार बुद्धिमत्ता में सबसे आगे है, इसलिए बिहार संभावनाओं में सबसे आगे है, क्योंकि हम हबर तबर में कोई काम नहीं करते। मैं चाहता हूं और मेरी सारी शुभेच्छाएं हैं जन सुराज के लिए, लेकिन मुझे लगता है, मैंने हिंदू में भी लिखा था, ये जन सुराज को लगातार काम करते रहना पड़ेगा। ऐसा लगातार काम करने से हो सकता है कि बिहार की अस्मिता को एक पहचान मिले और बिहारियों को एक नया एक आवाज मिले, एक जातिवादी रूढ़िवादी व्यवस्था से निकलकर एक स्वच्छ सोच के लिए कोई संगठन मिले। लेकिन इस चुनाव का जहां तक सवाल है, मेरे ख्याल से इस चुनाव में ले दे के जो मुझे समझ में आ रहा है वो पूरा का पूरा वो टाइट फिनिश होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो एंगर में परिणत हो जाए और वो एंगर में परिणत होकर सरकार को उखाड़ कर फेंक दे। सर, डोंट यू थिंक वो लोग थोड़ा डरे हुए हैं जिस तरीके से रेड पड़ाई जा रही है महागठबंधन के लोगों पर और हमारे लोगों को छीना जा रहा है? डर तो वो लोग गए हैं, अगर इतना ज्यादा काम किया होता उन लोगों ने तो डरने की जरूरत नहीं होती। I think the whole idea that you should have is not even to think about कौन डर गए हैं और कौन नहीं डर गए हैं। I think brave people should continue their resilience, they should continue their fight instead of thinking कि वो क्या हो गया। नहीं, मैं बस you're right sir, you're absolutely right। मैं बस ये कह रही हूँ कि they are also somehow they are not very confident of being voted in। अनुकृति इसका मैं जवाब इस तरह से देता हूं कि बीजेपी या जिस तरह से जब चुनाव लड़ती है तो जिसको कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करती है, और यहां तक कि म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में भी आपको याद दिला दूं कि हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन था स्टेट असेंबली का, और वहां पे एक कैंडिडेट जो रेबल बीजेपी के थे उसको बिठाने के लिए खुद प्रधानमंत्री ने उस रेबल कैंडिडेट को फोन किया। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी किस सीमा तक, किस गंभीरता से, या फिर जो राजनीति के प्रचलित मापदंड हैं कि जिसमें कि सब कुछ साम दाम दंडभेद का इस्तेमाल किया जाता है, उसको बीजेपी इस्तेमाल करती है। तो इसमें जो दूसरी कॉम्पिटिटिव जो कॉम्पिटिटर है या दूसरी पार्टियां हैं उनको भी उतना ही अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के चुनाव लड़ने का तरीका जो है वो काफी डिफरेंट है, और इसलिए आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ में बाकी जो हथकंडे हैं उस पर भी थोड़ा काम मजबूती से काम करना चाहिए। तो आखिरकार जी मेरे क्लासिक केस शंकर जी, क्लासिक केस तो आपको भागलपुर का ही है ना। इतने बड़े कद के नेता रहे हैं अश्वनी चौबे, खुद फोन करके उन्होंने अपने बेटे को बिठाया। लेकिन एक चीज है, बस एक ही, मतलब बिफोर वी कंक्लूड,
जन स्वराज शुड लर्न टू टेक क्रिटिसिज्म इन इट्स स्ट्राइड, क्योंकि जन स्वराज से बहुत एक्सपेक्टेशंस है। अभी वक्त ही क्या मिला है जन स्वराज को, बहुत कम वक्त मिला है, लेकिन अगर पेशेंस रहा और जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं वो कोई रेवड़ियां बांटने वाली पार्टी नहीं है जन स्वराज। मैं आपको बताऊं तो उनके मुद्दे बहुत गंभीर है। आई सैल्यूट द पार्टी। टाइम बहुत कम मिला है, लेकिन अगर पेशेंस रहा, उतना 5 साल अगला काम कर लिया, मान के चलिए कि द वैक्यूम व्हिच इज फास्ट इमर्जिंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, इस वैक्यूम को फिल करने में प्रशांत किशोर एंड जन स्वराज विल डेफिनेटली प्ले अ पाइवटल रोल। सर तेजस्वी की तरह ये बोल देना कि मैं हर घर में सरकारी नौकरी दूंगा, डिस्पाइट सारे हम लोग बोलते रहते कि 10 लाख करोड़ कहां से लाओगे, 3.25 लाख करोड़ तो बजट है हमारा। ये लोग नहीं समझ रहे हैं, ये बस सुन रहे हैं कि मैं हर घर में दूंगा। और हम जब कहते हैं कि स्वरोजगार का इंतजाम करेंगे, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को हम बढ़ाएंगे, पूंजी का माइग्रेशन रोकेंगे, इसको समझने की पेशेंस शायद लोगों में भी नहीं है। अनुकृति जी, शंकर जी, एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ इसमें। मैं जस्ट प्रशांत किशोर जी पर एक बात कहना चाहता हूँ। बिहार में कहते हैं ना कि रोटी और वोट अपनी ही जाति में दी जानी चाहिए, बेटी और वोट अपने ही जाति में दी जानी चाहिए। और प्रशांत किशोर इस सामाजिक न्याय को चैलेंज कर रहे हैं बिहार में, और पूरी जो राजनीति का ताना बाना है ना, वो सामाजिक न्याय के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो वैसे में आप देखेंगे बिहार के जितने भी नेता हैं, उनकी शुरुआत कहाँ से होती है, उनकी कैरियर कैसे आगे बढ़ती है, तो वो जातिगत राजनीति करके आगे बढ़ती है, और बाद में वो अपने को राज्य स्तरीय नेता कहने लगते हैं या राष्ट्रीय नेता कहने लगते हैं। प्रशांत किशोर एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स बिहार में लेके चल रहे थे। शायद इस बार सफल नहीं हो रहा हो, लेकिन आने वाले समय में बिल्कुल वो सफल होगा, मुझे ये विश्वास है। बिल्कुल। चंद्रचूड़ जी, आप कोई लास्ट कमेंट कह रहे थे? मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि एक बिहार में एक स्थान तो है, और इट्स हाई टाइम दैट द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ बिहार पॉलिटिक्स शुड बी थॉट अफ्रेश। एक नए तरीके से सोचना चाहिए, एक नई हवा चलनी चाहिए। वो हवा की शुरुआत भी हुई है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगा कि उसको कितना गति मिलता है, कितना उसमें परसिवियरेंस है, कितना धैर्य है, कितना आप नीतीश कुमार को आप खुद ही देखिए कितनी बार राइट ऑफ किया गया। जो बिल्कुल, लोग तो ये उदाहरण देते हैं कि जो पहला नीतीश कुमार का चुनाव था 95 वाला, जिसमें कि 6 सीटें आई थी, अगर उसके बाद नीतीश कुमार भाग खड़े होते तो आज की तारीख में वो नीतीश कुमार नहीं होते, लेकिन तब से वो जमे हुए हैं। ये भी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसमें प्रशांत किशोर की भी भूमिका। एक बार नीतीश कुमार तो स्वयं ही रैटल्ड हो गए थे। जीतन राम मांझी का मुख्यमंत्री बनना और उसके बाद वापस नीतीश कुमार का आना, मेरी पूरी जानकारी उसमें प्रशांत किशोर का काफी बड़ा योगदान था। तो आई थिंक रैटल्ड नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज वी आर सेइंग दिस टू अर्ली। मुझे नहीं लगता कि अभी तो चुनाव हो ही रहे हैं, रिजल्ट आना ही है, परंतु हाँ ये जरूर लग रहा है, मुझे जो लग रहा है कि वो जो चुनाव है वो लगभग बाइपोलर सा नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर हैज क्रिएटेड अ स्पेस, प्रशांत किशोर हैज क्रिएटेड सम ऑडियंस, प्रशांत किशोर का एक अपना वॉइस है, उनके वॉइस में ईमानदारी परिलक्षित हो रही है। अब वो ईमानदारी किस रूप में रूप लेता है, बिहार विल टेस्ट इट। आई मीन बिहारीज डू नॉट बिलीव इन सिंपल हाइपरबोल। वो धीरे धीरे टेस्ट होगा और मेरे ख्याल से समय आने पे सही हो जाएगा। और इसके साथ कंक्लूड करते हैं कि आपने बंदिता मिश्रा की आज की रिपोर्ट पढ़ी होगी, जिसमें कि एक कमेंट है कि जो कह रहा है कि क्या प्रशांत किशोर हनुमान जी हैं क्या, कि अचानक से वो उड़ जाएंगे। तो यानी कि बिहारी जो है वो टेस्ट करेगा, और ये जो पीरियड है, ये जो इलेक्शन है, वो प्रशांत किशोर का टेस्ट फेज है। टेस्ट फेज में वो सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से अगला चुनाव प्रशांत किशोर एक बड़े प्लेयर बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज की जो चर्चा की मुख्य बिंदु रहे कि किस तरह से पहले फेज के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज हो रहा है, उससे ये कतई उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि ये एंटी इनकम्बेंसी का वोट है और शायद ये बदलाव के लिए वोट है, क्योंकि इससे पहले भी इतिहास में ज्यादा वोटिंग परसेंटेज के बाद भी जो इनकम्बेंट सरकार रही है वो लौट के आती है। दूसरा टेक अवे है, प्रशांत किशोर निश्चित रूप से इस चुनाव में एक नैरेटिव सेट करने में कामयाब हुए हैं, और प्रशांत किशोर में रेजिलियंस और परसिवियरेंस रहता है, तो निश्चित रूप से अगले चुनाव में वो एक बड़े प्लेयर होंगे। लेकिन हो सकता है कि 14 तारीख के जो नतीजे हैं उसमें प्रशांत किशोर इस चुनाव में ही एक किंग मेकर की भूमिका में आ जाए, तो ये देखने वाली बात होगी रिजल्ट में। लेकिन आज के कार्यक्रम में जुड़े आप सबका धन्यवाद। सारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़े, अनुकृति आप जुड़े हमारे साथ, आपका भी धन्यवाद। शिवपूजन आपका धन्यवाद। प्रेम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें इंसाइट देने के लिए, पॉलिटिकल इंसाइट देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में।